हेलो प्लस टू क्लास, वेलकम टू ए टू जेड क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? सो दीज आर द सरफेसेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। तो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, इक्वी मीन इक्वल्स, पोटेंशियल मीन same potential, right? So these are the surfaces at every point of which potential due to charge distribution is same. तो एक ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू हर जगह सेम रहती है, उसको बोलते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? अब डिस्कस करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कितनी तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। First we have is the for uniform electric field. Uniform electric field आपको पता है, it is the field whose strength and direction at every point same, right? जिसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन हर पॉइंट पर सेम होती है, उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, राइट? तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वी स्पेस पैरेलल लाइंस से। इट इज लाइक दिस, इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से होती है। तो इसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं वो होते हैं प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज लाइक दिस। अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करें तो इट इज लाइक दिस। इस तरह से होता है। मान लीजिए हमारे पास देयर आर थ्री सरफेसेस, सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3। सरफेस 1 की पोटेंशियल हम V लेके चलते हैं, 2 की V2 लेके चलते हैं और 3rd की V3 लेके चलते हैं, राइट? तो ये जो सरफेस हैं, जैसे सरफेस 1 है, यहां पर किसी भी पॉइंट पर V1 की वैल्यू सेम रहेगी, हर पॉइंट पर सेम रहेगी। उसी तरह सरफेस 2 पर V2 की वैल्यू सेम रहेगी और सरफेस 3 पर V3 की वैल्यू सेम रहेगी। यानी कि ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, राइट? सरफेस 1, 2 और 3 पर V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, V3 की वैल्यू अलग अलग रहेगी, राइट? इन तीनों सरफेसेस में वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर सरफेस के अंदर हर पॉइंट पर वैल्यू जो होगी वो सेम रहेगी। पोटेंशियल विल रिमेन सेम। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? दीज आर, तो इसमें हम लिख सकते हैं फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर surfaces are planes perpendicular to the electric field, to the electric field. क्लियर? और इस तरह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है हमारे पास, तो इसके लिए याद रखना है जो सोर्स होता है, सोर्स चार्ज होता है, वो इनफाइनाइट पर होता है,
राइट। तो इनफाइनाइट से जो रे ऑफ लाइट्स आती हैं, या यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, जो पैरेलल्स आ रही हैं दैट आर, वो क्या होती हैं, वो तब होती हैं जब चार्ज इज एट इन्फिनिटी। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारे पास प्लेन्स बन रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन रहे हैं, उसके लिए चार्ज कहां होगा, इट इज एट द इन्फिनिटी, राइट। तो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए चार्ज कहां होगा, इनफाइनाइट पोजीशन पर। सो यहां लिख सकते हैं हम सोर्स चार्ज इज एट इन्फिनिटी। याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए चार्ज इनफाइनाइट पोजीशन के ऊपर होता है, राइट। So it is clear that for uniform electric field, equipotential surfaces are the planes perpendicular to the electric field. और हर सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी, राइट। एक चीज और ध्यान देनी है इसमें, ये प्लेन सरफेसेस जितने क्लोजर होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो वीक पड़ जाएगी। क्लियर? So the planes will be very closer for strong electric field, and for distance, if they are distant apart, then electric field is weak. Clear? अब सेकेंड सरफेस डिस्कस करते हैं। सेकेंड, अगर हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, 4n आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, क्लियर। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का मतलब हो गया चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं हम, सपोज करिए वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज, राइट, इट इज पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है रेडियली आउटवर्ड्स होती है, इट इज लाइक दिस। arrow outside, it starts from positive charge, clear। तो इस तरह के अगर सरफेसेस हैं तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह बनता है हमारे पास, ये होता है कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस की फॉर्म में, यानी इसके अराउंड स्फेरिकल फॉर्म में होगा, इट इज लाइक दिस, इस तरह से। जैसे ये सरफेस 1 आ गया, दिस इज सरफेस 2, तो यहां पर भी सरफेस 1 के ऊपर वैल्यू v1 होगी, सेकंड के ऊपर v2 होगी। तो v1 की वैल्यू सरफेस 1 के ऊपर हर पॉइंट सेम रहेगी, कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। उसी तरह सरफेस 2 के ऊपर भी पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। और याद रखना है, ये सरफेसेस जितने क्लोजर होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, जितने दूर दूर होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, वीक होगी। क्लियर? तो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है हमारे पास, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस, राइट। यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं हमारे पास surfaces are concentric spherical surfaces, for isolated point charge। क्लियर? इन केस अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, सिर्फ उसमें डिफरेंस ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एरोज हैं वो इनवर्ड्स होंगी, राइट, नेगेटिव चार्ज के लिए। बाकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस स्फेरिकल ही रहेंगे, राइट। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। इन केस अगर हमारे पास पेयर ऑफ सिमिलर पॉइंट चार्जेस होंगे तो
थर्ड केस लेके चलते हैं। पेयर ऑफ सिमिलर पॉइंट चार्जेस। तो ऐसे केसेस में इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो डिपेंड करता है अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट ड्यू टू ईच चार्ज, राइट। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरह से चार्जेस हैं, दिस इज प्लस चार्ज और दूसरा चार्ज भी हमारे पास पॉजिटिव है, राइट। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? अब ये ऑब्वियसली रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिस्कस की हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस में। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो इस तरह से होंगी। एंड एरो आउटवर्ड्स बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और एक दूसरे के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, यानी ये रिपेल करने की कोशिश करेगी। तो इस पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं उसकी शेप, अगर ये चार्ज के बिल्कुल पास हैं तो इसकी शेप होती है स्फेरिकल। इट इज लाइक दिस, राइट। और ये वैल्यू जो होती है सरफेस की जो शेप होती है, ये इट डिपेंड्स अपॉन द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट, राइट। डिफरेंट पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू इन दोनों चार्जेस की जो नेट पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब जैसे हम लार्ज डिस्टेंस पर जाएंगे तो इट बिकम्स लाइक दिस। लार्ज डिस्टेंस पर इक्विपोटेंशियल सरफेस इस शेप में आ जाता है, डंबल शेप में, राइट। और ये जो शेप है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इट डिपेंड्स अपॉन द algebraic sum of potential due to these two charges, due to this charge and due to this charge, जहां पर इन दोनों की नेट पोटेंशियल कैसी होगी उसके ऊपर इसकी शेप डिपेंड करेगी। क्लियर? और अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा? फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरह से सपोज वन इज पॉजिटिव और वन इज नेगेटिव। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज, लाइक दिस, इस तरह से होंगी। इस तरह से, क्लियर? यहां से एरो आउटवर्ड और यहां से इनवर्ड्स, और चार्जेस के अंदर ये क्लोज लूप नहीं बनाती है, राइट। इट इज लाइक दिस। तो इन दैट केस जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमारे होंगे वो किस तरह से होंगे? उसकी शेप होगी इस तरह से, और पॉजिटिव चार्ज स्फेरिकल रहेंगे, कॉन्सेंट्रिक रहेंगे। उसी तरह दूसरे के लिए लाइक दिस। लेकिन कोई भी सरफेस न्यूट्रल पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा, इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। यानी माइनस क्यू की जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं वो इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करेंगे, और प्लस क्यू के
जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं वो इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। तो यहां पर जो कंसंट्रेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो बढ़ जाती है, यानी यहां ये नजदीक नजदीक हो जाएंगे, राइट। जितने भी सरफेसेस होंगे वो यहां कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। क्लियर? सो दैट इज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इन दैट केस हर सरफेस में पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, राइट। यहां पर जितने भी सरफेस हैं पर्टिकुलर सरफेस के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, दूसरे पोटेंशियल में भी हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, लेकिन एक दूसरे से ये पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट रहेगी, राइट। तो ये याद रखना है, दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर द डिफरेंट चार्जेस। क्लियर? अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट नो वर्क इज डन in moving a test charge from one point to another point in an equipotential surfaces। अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर किसी चार्ज को मूव करते हैं तो कोई वर्क नहीं होता, वर्क डन इज जीरो। जैसे मान के चलते हैं वी हैव अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहां पर हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इट इज लाइक दिस, जहां पर पोटेंशियल की हर वैल्यू सेम है, राइट। इस पर हम दो पॉइंट ले लेते हैं ए एंड बी, राइट। मान के चलते हैं हमारे पास एक चार्ज है क्यू नॉट, उसको हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना है, राइट। यहां पर ए पॉइंट पे हम पोटेंशियल मान लेते हैं वी ए, बी पर मान लेते हैं वी बी। हमें क्या करना है, चार्ज क्यू नॉट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू सम वर्क, राइट। और वर्क पर यूनिट चार्ज क्या होता है, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर हम लिखें, कंसिडर टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? देन पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एज पर फॉर्मूला वी हैव वी बी माइनस वी ए, किसके बराबर होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। इट इज लाइक दिस, ये ऑलरेडी हमने कर लिया है। इट इज द वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू वी, राइट। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमें पता है हर पोटेंशियल की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम होती है, सिंस फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है हमारे पास, वी ए की वैल्यू वी बी के बराबर ही होगी, राइट, क्योंकि हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या बन गया, अगर ये वैल्यू जीरो है तो वी बी माइनस वी ए कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। इफ वी ए इज इक्वल टू वी बी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यानी जो वर्क डन अपॉन चार्ज है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या सिंपली जो वर्क डन है वो कितना होगा, इक्वल टू जीरो। उसका मतलब कोई भी काम नहीं होगा, देयरफॉर नो वर्क इज डन टू मूव a charge in an equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर अगर हम किसी चार्ज को मूव करते हैं तो कोई काम नहीं होता, वर्क डन जो होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। क्लियर? तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी।
इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी, राइट। अब हमें पता है कि वर्क डन जो होता है वो जीरो होता है, राइट। एक फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वी नो ई डॉट डी एल हमारे पास होता है वर्क अपॉन चार्ज, राइट। सिंस इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है, वर्क डन जीरो होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब हमारे पास जो ई डॉट डी एल की वैल्यू है वो कितनी हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। या इसको लिख सकते हैं हम ई डी एल, अगर स्केलर में कर दें ई डी एल कॉस थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, राइट। या इसका मतलब है कि कॉस थीटा हमारे पास कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो थीटा कितना होना चाहिए, थीटा की वैल्यू 0 कब आती है, कॉस की वैल्यू 0 कब आती है, जब ये 90 डिग्री में होगा। कॉस 90 इज इक्वल टू 0, राइट। तो दैट मीन्स कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा कैसी रहेगी, इट इज परपेंडिकुलर, राइट। कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगी। दिस इज द एंगल थीटा एंड इट इज ऑलवेज 90 डिग्री। क्लियर, ये यहां से प्रूव हो रहा है। देखिए ई डॉट डी एल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर वर्क की वैल्यू 0 होती है, तो ई डॉट डी एल 0 हो गया। इसको स्केलर में चेंज करें तो ई डी एल कॉस थीटा इक्वल टू 0, यानी कॉस थीटा कितना होना चाहिए, 0, और थीटा कितना होगा, कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा 90 डिग्री होता है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, राइट। इफ इट इज डीएल तो हमें पता है देयरफॉर ई हमेशा सरफेस या इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंडिकेट रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चीज हमने अभी डिस्कस किया कि अगर जो सरफेसेस हैं वो क्लोजर होंगे तो फील्ड जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर सरफेसेस दूर दूर होंगे तो फील्ड जो होगी वो वीक होगी। इसको मैथमेटिकली भी प्रूव किया जा सकता है। हमें पता है, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dr, राइट। यहां पर E इलेक्ट्रिक फील्ड है, V पोटेंशियल है और dr इज द सरफेस, राइट। तो अगर इस फॉर्मूला को देखें तो इसमें लग रहा है पता कि E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है dr के, यानी सरफेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के ऊपर होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। अगर ये इस तरह से है तो क्लियर है कि अगर dr की वैल्यू स्मॉल होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, राइट। यानी अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, क्लियर। देयरफॉर इफ E is strong, तो क्या होगा, देन dr will be small। इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। दस इसका मतलब हुआ क्लोजर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस stronger is the electric field, stronger is the electric field
एंड वाइस वर्सा। क्लियर। और अगर सरफेस दूर दूर होंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, वीक होगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। जी हाँ, ये याद रखना है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इफ वी हैव टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लाइक दिस, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। राइट। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, intersect each other because if they intersect, there will be two value of electric potential. Electric potential at the point of intersection. Right. Which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दो वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। राइट। तो दैट मीन्स दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर? So students, I hope you all understand these topics. Thank you.